नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में कहावत है कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना तो ऊंट पे चढ़े हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो इसका मतलब ये है कि आदमी का जब बुरा वक्त आता है तो उसके जो फैसले हैं ना वो सारे के सारे गलत होते हैं और उसको सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होता। हालांकि ये एक कहावत है, नहीं तो ऊंट की इतनी ज्यादा ऊंचाई होती है कि उस पर आदमी बैठे हुए भी हो तो कुत्ता वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये कहावत बनी हुई है और इस कहावत का जो मतलब वो बिल्कुल सही मतलब है। खैर दोस्तों, तो इसका जो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है दोस्तों आज के दिन चौधरी संपत सिंह जी। चौधरी संपत सिंह जी का जब अच्छा वक्त था ना तो वो उस वक्त प्रोफेसर हुआ करते, पढ़ाया करते बच्चों को, राजनीति के प्रोफेसर हुआ करते। तो जब उनका अच्छा वक्त शुरू हुआ तो चौधरी देवीलाल जी की नज़र उन पर पड़ गई और चौधरी देवीलाल जी ने उनका हाथ थाम लिया और उनका हाथ थामते ही उनकी किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि वो न सिर्फ विधायक बने बल्कि चौधरी देवीलाल जी ने उनको लगातार 5 बार तो विधायक बनाया, 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया और 1 बार नेता प्रतिपक्ष बनाया। यानी उनको इतना बड़ा मुकाम दिया, इतना बड़ा राजनीतिक कद दिया कि जिसकी कि उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, जब वो बुरा वक्त आया ना तो वो बुरा वक्त जितना अच्छा उनका वक्त था उतनी तेजी के साथ उनका बुरा वक्त भी शुरू हुआ। और वो जो उनका बुरा वक्त शुरू हुआ वो हुआ 2009 में। 2009 में दोस्तों चौधरी संपत सिंह जी थे, वो हिसार से चुनाव लड़ रहे थे भजनलाल जी के खिलाफ लोकसभा का, और उसी टाइम भिवानी से अजय चौटाला जी भी चुनाव लड़ रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट थी उसके ऊपर उनकी बात बिगड़ी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उनकी हिसार रैली में तो आ गए लेकिन भिवानी में नहीं गए। तो इसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने समझा कि चौधरी संपत सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी को नहीं आने दिया और वो हो गए उससे नाराज। तो नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि संपत सिंह जी वो चुनाव भी लूज कर गए और उनको पार्टी भी छोड़नी पड़ी। अब ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको निकाल दिया या उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी, ये चर्चा की विषय हो सकता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो इनेलो से बाहर हो गए। जबकि उनका दोस्तों इस गलत फैसला ये रहा है कि उनको इनेलो नहीं छोड़नी चाहिए थी, इनेलो से बाहर नहीं जाना चाहिए था उनको। अगर ओम प्रकाश चौटाला जी की कोई नाराजगी थी तो उनकी साल 6 महीने में दूर हो जाती और आखिर वो एक समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता थे, उनके बहुत ही खास विश्वास पात्र हुआ करते, तो ओम प्रकाश चौटाला जी मान जाते उस चीज को। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने फैसला कर लिया कांग्रेस में जाने का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको कांग्रेस में ले आए। और कांग्रेस में लाने के बाद क्योंकि हिसार के अंदर जो भजनलाल परिवार था उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, तो हिसार में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या बड़ा नेता नहीं हुआ करता। तो उस टाइम उनको जो संपत सिंह जी इतना बड़े कद का अगर नेता आता है तो ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात थी। तो भूपेंद्र हुड्डा जी उनको ले भी आए और उनको टिकट भी दे दी। हालांकि वो पहले भट्टूकला से चुनाव लड़ा करते, लेकिन 2006 के परिसीमन में भट्टूकला का जो वो था हल्का था वो खत्म कर दिया। तो कांग्रेस ने उनको नलवा से टिकट दे दी और उनको, क्योंकि कांग्रेस का राज था उस टाइम पे और भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम हुआ करते, तो उन्होंने वहां से चुनाव जितवा भी दिया। लेकिन दोस्तों 2009 में कांग्रेस की 40 सीट आने से जो हजका के 5 मेंबर थे वो इसमें कांग्रेस में आ गए और उनको एडजस्ट करना पड़ा भूपेंद्र हुड्डा जी को मंत्री पद दे के ने। तो उनको एडजस्ट करने के कारण, क्योंकि टोटल 10% यानी 9 ही तो मंत्री बनाने थे, तो उनको भी एडजस्ट करना था, अपने जो उनके खास जो नेता हुआ थे उनको भी एडजस्ट करना था। तो ऐसे में चौधरी संपत सिंह जी का नंबर नहीं आया उसके अंदर, तो वो उससे हो गए नाराज, क्योंकि वो अब तक अपने आप को उतना ही बड़ा कद समझा करते कि वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। हालांकि ये जो कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष का पद था ये चौधरी देवीलाल जी द्वारा दिया हुआ था और उनकी वफादारी के कारण दिया हुआ था। तो उन्होंने जब इनेलो ही छोड़ दी तो फिर कौन सा मंत्री पद और कौन सा कैबिनेट मंत्री, कौन सा प्रतिपक्ष, तो वो तो सारा खत्म हो गया था। लेकिन खैर वो भूपेंद्र हुड्डा जी से नाराज हो गए इस चीज के ऊपर। लेकिन दोस्तों एक तो ये गलती की कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी से नाराज हुए, दूसरा फिर उन्होंने ये गलती की कि 2014 में बीजेपी की लहर थी हरियाणा के अंदर और ये साफ दिखाई दे भी गया था कि बीजेपी की लहर है और नरेंद्र मोदी जी उनके दोस्त तो आते, यानी उनके साथ उनका सीधा संबंध हुआ करता। तो अगर वो 2014 में बीजेपी में चले जाते, यानी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते, वो ज्वाइन कर लेते, तो उनको टिकट भी मिलती और वो चुनाव भी जीतते और उनको मंत्री पद भी मिलता उनकी वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से। अब लेकिन उन्होंने इस तरह की समझदारी नहीं दिखाई और वो रह गए कांग्रेस में। अगर वो भी राव इंद्रजीत जी की तरह करते, नरेंद्र मोदी जी से संपर्क रखते, उनके साथ मित्रता रखते, उनके साथ वफादार होते, तो आज जैसे उनका कद बरकरार है और उनको राव इंद्रजीत जी को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ है, उनकी बेटी को भी
टिकट भी, मंत्री पद भी मिला हुआ है, तो इतनी समझदारी संपत सिंह जी ने नहीं दिखाई और कांग्रेस से ही उनको टिकट मिली। लेकिन टिकट तो उनको मिल गई, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब चुनाव हार गए तो वो एक सिंपल कार्यकर्ता रह गए और उधर से वो नाराज हो रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी से, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी उनको नेगलेक्ट कर दिया। हालांकि ये गलती थी संपत सिंह जी की, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो 2019 में दोस्तों जो उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, वो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी हजका जो थी वो उसका विलय कर दिया था कांग्रेस में, और उनका जो हल्का नलवा पड़ा करता उसकी टिकट कुलदीप बिश्नोई जी के कारण उनके कुलदीप बिश्नोई जी के खास आदमी को मिल गई और इनको संपत सिंह जी को नहीं टिकट मिल पाई। तो ये इससे एकदम से बहुत ज्यादा नाराज हो गए और ये चले गए बीजेपी ने। तो उनकी अगली गलती ये थी कि बीजेपी में उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से थे और 2016 में जो जाट आरक्षण था उससे जो प्रदेश की जनता थी वो जाट नेताओं से नाराज थी, विशेष रूप से बीजेपी के नेताओं से। तो वहां पर भी उनके दाल नहीं गली, यानी ना न तो बीजेपी ने, खट्टर सरकार ने उनको कोई वो पद दिया, न संगठन में एडजस्ट किया, न उनके लड़के को एडजस्ट किया, और वो खाली की खाली रह गई। तो उससे जब उनको ये लगा कि यहाँ कुछ भी उनको नहीं मिलने जा रहा, तो फिर अगली गलती उन्होंने ये की, वो फिर लौट के कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस में तो भूपेंद्र हुड्डा जी का ही तो सारा वो था, उनके ऊपर नियंत्रण था हरियाणा कांग्रेस के ऊपर। लेकिन उन्होंने फिर अगली गलती ये की कि भूपेंद्र हुड्डा जी की बजाय वो जुड़ गए कुमारी शैलजा जी का जो बागी गुट हुआ करता, किरण चौधरी जी हुआ करते, रणदीप सुरजेवाला जी हुआ करते, या वो जो दूसरे नेता हुआ करते, उनके साथ वो जुड़े, कुलदीप बिश्नोई जी भी थे, तो वो उस गुट के साथ जुड़ गए। और उस गुट के साथ जुड़ने से वो भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में बोलने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब भूपेंद्र हुड्डा जी का इसमें वो नहीं है और राहुल गांधी जी है वो भूपेंद्र हुड्डा जी को बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भूपेंद्र हुड्डा जी का ही बरकरार रहा इसमें जलवा कांग्रेस के अंदर। और वो मैंने बार बार कहा है कि वो रहा है, रहेगा और आगे भी रहेगा, और उस टाइम भी था। लेकिन खैर ये उनकी पता नहीं कैसे उन्होंने गलत फैसला लिया कि कुमारी शैलजा जी के गुट से जुड़ गए। हालांकि कुमारी शैलजा जी ने उनके एरिया में काम करने के लिए 18 करोड़ की ग्रांट भी दिलवाई। लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा जी है, वो उनकी एक खास है कि वो जो उनके विरोधी होते वो उनको पार्टी में नहीं रहने देते। तो उनका भी नंबर आ गया प्रोफेसर संपत सिंह जी का भी, कि वो कांग्रेस से जाएंगे। लेकिन खैर फिर चुनाव हो गए दोस्तों 2024 में। तो 2024 में भी उनको बिल्कुल टिकट नहीं मिला। तो 2024 में जब टिकट नहीं मिला तब उनको ये लगा कि अब उनका राजनीतिक कैरियर है वो कांग्रेस के अंदर नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन उनको ये लग रहा था कि इस हार का ठीकरा है वो फूटेगा भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर, और वो भूपेंद्र हुड्डा जी को राहुल गांधी जी पार्टी से बाहर कर देंगे। तो वो खुल के न भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ बोलने लगे। और तब तक न तो नेता प्रतिपक्ष का वो मामला बना था, न प्रदेश अध्यक्ष का, उनको लटकाए जा रहे थे राहुल गांधी जी। तो उनको ये लगने लगा था कि कुमारी शैलजा जी के कारण वो या तो नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे या फिर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। और भूपेंद्र हुड्डा जी के को खिलाफ बोलने लगे। तो इसी दौरान दोस्तों उन्होंने एक जो लास्ट गलती की वो ये की कि अभी 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी और अभय चौटाला जी उस रैली को करने लग रहे थे रोहतक के अंदर। तो अभय चौटाला जी ने इतना बड़ा हाइप बना दिया था कि इस रैली में देश के बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे और दूसरी पार्टियों से बहुत बड़े बड़े जो नेता वो आकर न इन लोग को ज्वाइन करेंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, न तो कोई बड़ा नेता आया और न किसी ने ज्वाइन किया। लेकिन जो संपत सिंह जी उसमें गए, रैली के अंदर गए और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर और भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ काफी कुछ बोला। लेकिन सबसे बड़ी उन्होंने गलती ये की कि उस दिन उन्होंने इनेलो ज्वाइन नहीं की, जबकि अभय चौटाला जी ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम संपत सिंह जी तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो प्रभाव अभय चौटाला जी का कम से कम संपत सिंह जी के ज्वाइन करने से बनता और उनका कद कुछ बढ़ता, वो मौका भी संपत सिंह जी ने खो दिया। और इससे अभय चौटाला जी को भी थोड़ी मायूसी लगी और वो अगर ज्वाइन कर ले, संपत सिंह जी अगर उस दिन 25 सितंबर को इनेलो ज्वाइन कर लेते तो वो बीजेपी के अंदर इनेलो के अंदर उनका जो कद था वो बहुत बड़ा होता और लोग उनको एक तरह से अभय चौटाला जी के बाद सेकंड नंबर पे मानते। लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की इनेलो और वो कांग्रेस में ही रहे। लेकिन जब वो 25 सितंबर को इस रैली में गए दोस्तों, तो कांग्रेस ने फिर ये सोच लिया, यानी भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये सोच लिया कि अब इनको निकालना है और इनको बेइज्जत करके निकालना। और इसी दौरान कांग्रेस ने अनुशासन कमेटी भी बना दी और उस अनुशासन कमेटी में सबसे जो पहला नंबर था जिसको अनुशासन कमेटी ने जिसके ऊपर कार्रवाई करनी थी वो थे संपत सिंह जी।
अगर चोई संपत सिंह जी अब नहीं छोड़ते तो सबसे पहले एक्शन वो अनुशासन कमेटी लेती, वो चोई संपत सिंह जी के ऊपर लेती और उनको बाहर कर देती, खुद मतलब उनको पार्टी से निकाल देती। और इससे जितनी बड़ी इंसल्ट उनकी होती संपत सिंह जी की, शायद ही वो किसी और नेता की हुई हो। तो इससे पहले कि बेइज्जत करके कांग्रेस उनको निकाले, उन्होंने छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और साथ में जो भूपेंद्र हुड्डा की भी कंप्लेंट की, उनका एक छत्रराज है, वो नेता चला गया, वो नेता चला। यानी कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी उन्होंने भड़काने की कोशिश की। लेकिन खैर ये तो कोई भी नेता जब वो पार्टी छोड़ता है तो एलिगेशन तो लगाता ही है। लेकिन अब वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि अब तक वो इनेलो ज्वाइन नहीं कर रहे और वो लटकाने लग रहे हैं अभय चौटाला जी को भी और इनेलो को भी और अपने समर्थकों को भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया, हालांकि उनके पास सिवाय इनेलो में जाने के और कोई रास्ता है ही नहीं। वो आज जाओ या कल जाओ, उनको जाना पड़ेगा इनेलो के अंदर ही। लेकिन तब तक अभय चौटाला जी की नज़रों में और उनके जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं उनकी नज़रों में संपत सिंह जी की वैल्यू वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और उनको जो रुतबा वो मिलना चाहिए था, इसका नुकसान मेरे हिसाब से मिलेगा इलेक्शन के टाइम में उनको, कि उनको मंत्री पद या इस तरह का या टिकट तो मिल जाएगी और हो सकता है अगर तब तक अभय चौटाला जी की इनेलो की कुछ थोड़ी बहुत हवा बन जाए तो शायद वो जीत भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक कहावत और भी है कि जिस आदमी का वक्त बुरा चल रहा है ना, अगर वो दूसरे आदमी के साथ मित्रता कर लेता है तो उस दूसरे आदमी का भी वक्त खराब चलने लग जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि चोई संपत सिंह जी इनेलो ज्वाइन कर ले और इनेलो की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाए, या जितना ग्राफ उसका बढ़ने लग रहा है वो ग्राफ डाउन होने लग जाए। और जो 25 सितंबर की रैली थी चोई देवीलाल जी की जयंती के ऊपर, उसके बाद अभय चौटाला जी के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा भी नहीं चल रही, उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं दिखाई दे रही और सारा मामला वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ये उनके बुरे वक्त का प्रभाव तो नहीं। खैर लेकिन दोस्तों ये तो क्या कह सकते हैं, ये तो सिर्फ कहने सुनने की बातें होती है, परमात्मा करे ऐसा ना हो। और चोई संपत सिंह जी इतने बड़े मेहनती नेता हैं, इतने बड़े नेता रहे हैं, देवीलाल परिवार के प्रति समर्पित नेता रहे हैं, तो देवीलाल परिवार का जो विश्वास है वो मुझे उम्मीद है कि वो फिर से जीतने में कामयाब हो जाएंगे। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि 50 साल उनको पॉलिटिक्स में हो चुके हैं। 50 साल की मेहनत आदमी की जाया नहीं जानी चाहिए। हाँ, वक्त बुरा होता है तो आदमी के फैसले गलत जरूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उठकर गिरना और गिरकर उठना जीवन की रीत पुरानी, ये तो सुना ही होगा। तो चोई संपत सिंह जी मेहनती हैं, हो सकता है परमात्मा उनको आशीर्वाद दे और चोई ओम प्रकाश चौटाला जी के देवीलाल जी की आत्मा उनको माफ़ कर दे, तो हो सकता है वो पुराने दिन उनके फिर लौट रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि एक मेहनती व्यक्ति है उसके दोबारा से वही दिन आए और आने भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ठीक है और मेरा कहना ठीक है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को हाइप जरूर करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की जो भी निष्पक्ष विवेचना मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने टाइम दिया, मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।